जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था, 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम था वो हो चुका है। और फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों हिंदी के प्रश्नों को करेंगे एंड उसके बाद में जीएस के प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी का प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ये रस से प्रश्न पूछा गया था। दो पंक्ति दी गई थी, इसमें पूछा गया था कि कौन से रस का प्रयोग किया गया है। तो पंक्ति थी दोस्तों, एक और अजगरही लखी एक और मृगराय, बट बिकल बटोहु बीच हैं परियो मूर्छा खाएं। तो इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर भय के बारे में बताया गया है दोस्तों, तो यहाँ पर भयानक रस का प्रयोग किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन सी था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। तो शब्द अलंकार कौन सा नहीं है? रूपक अलंकार जो है ये शब्द अलंकार नहीं है दोस्तों। रूपक अलंकार जो है ये अर्थ अलंकार है। रूपक अलंकार कैसा अलंकार है? रूपक अलंकार कैसा अलंकार है दोस्तों? रूपक अलंकार जो है ये अर्थ अलंकार है, ना कि शब्द अलंकार है। श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार जो हैं ये सारे शब्द अलंकार हैं, लेकिन रूपक अलंकार जो हैं ये अर्थ अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है दोस्तों संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो आगम का अर्थ है दोस्तों दुर्लभ। आगम का अर्थ क्या होता है? दुर्लभ होता है। और आगम का अर्थ क्या होता है? उत्पत्ति होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन सी था दोस्तों। अगर आपने ऑप्शन सी इस क्वेश्चन को लगाया था तो राइट आंसर था आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर था। आगम का अर्थ होता है दुर्लभ और आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो मूक का दोस्तों शांत भी होता है अनेकार्थी, मूक का गूंगा भी होता है और चुप भी होता है, लेकिन विवश जो है ये मूक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 62 का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, आप जो हैं यानी कि जहाँ पर स्वयं के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो आप भला तो जग भला, यहाँ पर कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। आप भला तो जग भला इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर था। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? ये पहला भाग है दोस्तों। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो वयोवृद्ध का संधि विच्छेद होता है दोस्तों वयावृद्ध। वयावृद्ध जो है ये वयोवृद्ध का संधि विच्छेद है। और ये कैसी संधि है? ये विसर्ग संधि है। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? 2019 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था ये रमेश कुंतल मेघ को दिया गया है। रमेश कुंतल मेघ को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो अगर आपने ऑप्शन बी लगाया था तो आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम यानी कि देश के लिए प्रेम। देश प्रेम यानी कि देश के लिए प्रेम। देश प्रेम यानी कि देश के लिए प्रेम। और जहाँ पर कारक का यूज किया जाता है, कारक का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर कैसा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो देश प्रेम में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जुबान पर लगाम न होना, जुबान पर लगाम न होना का अर्थ क्या होगा? तो ये मुहावरा पूछा गया था जिसका अर्थ होता है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। जुबान पर लगाम न होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन डी था। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्षीर जो है ये अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सोम, अमीय और सुधा जो हैं ये अमृत शब्द के पर्यायवाची हैं, लेकिन क्षीर जो है ये अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये दूध का पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा वर्ण दंत नहीं है?
तो कौन सा वर्ण है जो दंत नहीं है? तो टा है दोस्तों, टा जो है ये दंत वर्ण नहीं है। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो मैंने आम खा लिया है, इसमें कौन सा काल का प्रयोग किया गया है? इसमें दोस्तों आसन्न भूतकाल है। आसन्न भूतकाल है क्योंकि क्रिया अभी भी हुई है, इसीलिए यहाँ पर आसन्न भूतकाल है। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि मैंने आम खा लिया था, अगर खा लिया था होता तो यहाँ पर पूर्ण भूतकाल हो जाता, लेकिन खा लिया है तो यहाँ पर आसन्न भूतकाल होगा। किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो किसी एक में आस्था रखने वाले को क्या कहा जाता है? अनन्य कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए था। अगर आपने ऑप्शन ए लगाया था तो आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्येक किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? तो शब्द दिया गया था कि धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका में कौन कौन से प्रत्यय प्रयोग किए गए हैं? तो धमाका में दोस्तों आका पढ़ते हैं, धमाका में आका पढ़ते हैं, लड़ाकू में आकू पढ़ते हैं और उड़ाक में आग पढ़ते हैं और छिलका में का पढ़ते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है, इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, तो ये भी सही लग रहा है। और ऑप्शन बी जो आप देखेंगे, साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, तो ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन है दोस्तों, इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को चुनिए। तो एक वचन में कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? तो वर्षा और जनता है जो सदा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। वर्षा और जनता है जो सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। राजा का पर्यायवाची नरेंद्र होता है। नरेंद्र जो है राजा का पर्यायवाची शब्द होता है। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वाक्यों का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भारत में अनेक जातियां हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। विस्मय बोधक चिन्ह क्या है? विस्मय बोधक चिन्ह पूछा गया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये विस्मय बोधक चिन्ह होता है। और ये क्या होता है दोस्तों? योजक चिन्ह होता है। ये क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। और ये क्या होता है? ये होता है दोस्तों अर्धविराम होता है, अर्धविराम होता है। और ये क्या होता है? निर्देशक चिन्ह होता है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किस वाक्य में किया गया है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये स्थान बहुत अच्छा है। यहाँ पर अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रचना पूछी गई थी, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो ये लल्लू लाल की रचना है, प्रेम सागर। अनावर्त शब्द का संभिन्नार्थक शब्द क्या है? अनावर्त शब्द का जो संभिन्नार्थक होता है, ना दोहराया गया होता है, ना दोहराया हुआ अनावर्त शब्द का संभिन्नार्थक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो क्षेत्र जो है दोस्तों ये पुल्लिंग शब्द होता है। इसके अलावा रीति, क्षमा और घटना जो हैं ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, लेकिन क्षेत्र जो है ये पुल्लिंग शब्द होता है। क्षेत्र आप कैसे लिखेंगे? मेरा क्षेत्र लिखेंगे, ना कि मेरी क्षेत्र लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? मेरा क्षेत्र लिखेंगे, ना कि मेरी क्षेत्र लिखेंगे। तो क्षेत्र जो है ये पुल्लिंग शब्द होता है। वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन से काल का प्रयोग किया गया है? इस वाक्य में दोस्तों संभाव्य वर्तमान काल है, यानी कि संभावना बताई गई है। अगर वो आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना, यहाँ पर संभावना की बात की जा रही है, तो यहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल है। आसोच और आसोच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो आसोच का अर्थ होता है बिना सोच के और आसोच का अर्थ होता है अशुद्धि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी था। आग लगने पर कुआं खोदना, लोकत्ती का अर्थ क्या है? लोकत्ती पूछी गई थी दोस्तों कि आग लगने पर कुआं खोदना, इसका अर्थ क्या है? तो संकट आने के लिए बचाव की योजना करना, इस लोकत्ती का अर्थ है दोस्तों आग लगने पर कुआं खोदना, संकट आने के समय बचाव के लिए सोचना, यही इस लोकत्ती का अर्थ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? सुपाठ होगा दोस्तों, सुपाठ। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए सुपाठ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ओढ़ना में दोस्तों उपसर्ग नहीं है। इसके अलावा प्रभाव, अपवाद और पराचय में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है,
लेकिन ओढ़ना में प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त जो है समास का शाब्दिक अर्थ है। और समास का अगर विलोम पूछ ले तो विलोम भी आप याद रखिए, विलोम होता है इसका विग्रह। समास का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। गद्यांश से दोस्तों 4 प्रश्न पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे गद्यांश से। इसके पीडीएफ में आपको एग्जाम सोच टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। एग्जाम सोच टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा इसकी पीडीएफ। वहाँ से आप इसके जो गद्यांश के प्रश्न पूछे गए थे उन्हें आप देख लीजिएगा। ये दोस्तों वही प्रश्न है जो आप अभी पढ़ चुके हैं। अब हम करते हैं दोस्तों जीएस के प्रश्नों को। जीएस के प्रश्नों को अब हम करते हैं। जीएस के प्रश्नों को अब हम करते हैं। सबसे पहले जीएस के प्रश्नों पर अब हम करते हैं, क्योंकि हिंदी के प्रश्न सारे हो गए हैं। जितने भी हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हमने कर लिया है। अब हम जीएस के प्रश्नों को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जीएस का प्रश्न था द स्कारलेट लेटर किसने लिखा है? तो द स्कारलेट पुस्तक जो है ये किसकी पुस्तक है? नथानियल हाथोंड की पुस्तक है। नथानियल हाथोंड की पुस्तक है। द स्कारलेट लेटर जो है ये नथानियल हाथोंड की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधाएं हैं? तो स्ट्रीक्स सुविधा किसमें है दोस्तों? इंस्टाग्राम में नहीं है, ट्विटर में भी आपने नहीं देखा होगा और फेसबुक में भी स्ट्रीक्स सुविधा नहीं देखा होगा। ये सुविधा दोस्तों स्नैपचैट में पाई जाती हैं। स्नैपचैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट में स्ट्रीक्स की सुविधा अवेलेबल है। स्ट्रीक्स से सुविधा पाई जाती हैं स्नैपचैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिस्ट्री का प्रश्न था दोस्तों, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? पल्लव के राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी दोस्तों। कांचीपुरम जो है पल्लव राजवंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी कि एफएसबी क्या करता है? तो वित्तीय स्थिरता बोर्ड जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्वेश्चन से ही दे सकते हैं दोस्तों। इसका जो कार्य होता है ये वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है वित्तीय स्थिरता बोर्ड। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी था। अगर आपने डी लगाया था तो आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने थे दोस्तों। अमिताभ बच्चन जो हैं ये जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है? तो सिगफ्रीड लाइन है दोस्तों। सिगफ्रीड लाइन जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है विदेश व्यापार महानिदेशालय। डीजीएफटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो यूरेनियम आवश्यक होता है दोस्तों। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? ये दोस्तों गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। नोएडा गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को दोस्तों विश्व डाक दिवस मनाते हैं, 9 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो जून 2024 तक गृह मंत्रालय का प्रमुख यानी कि गृह मंत्री कौन है दोस्तों? तो अमित शाह हैं। अमित शाह को आप सभी जानते हैं, ये गृह मंत्री हैं वर्तमान में भारत के। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में इंडियन नेशनल यानी कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 में किसके द्वारा हुई थी? किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। तो ये भी आप याद रखिएगा, अगले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? भारत का जो पहला हवाई अड्डा था दोस्तों ये बॉम्बे हवाई अड्डा था, जो कि मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है दोस्तों? तो थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा जो है 20 लाख रुपए है। 20 लाख इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, देश में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो हैकर दोस्तों इमेज फिशिंग का प्रयोग करते हैं
कंप्यूटर की जानकारी चुराने के लिए इमेज फिशिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया कैपिटल की राजधानी क्या है? जागरेब है दोस्तों। जागरेब जो है एक क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तकनीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन ए था। ये आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर था। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भूटान को कहते हैं दोस्तों। थंडर ड्रैगन की भूमि भूटान देश को कहते हैं और इसे थंडर बोल्ट भी कहा जाता है। थंडर बोल्ट भी कहते हैं भूटान देश को। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो गूगल को आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये क्या है? ये एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, ना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक को आप जानते हैं ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन गूगल जो है ये एक सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध त्वरित यानी कि यूट्रोफिकेशन है? तो जल प्रदूषण यूट्रोफिकेशन होता है। जल प्रदूषण जो होता है यूट्रोफिकेशन होता है जल प्रदूषण। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे 1946 में? चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख थे दोस्तों। सीडी देशमुख थे 1946 में आरबीआई के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हैं? तो भाग 4 है दोस्तों। भाग 4 है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हैं और भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बताए गए हैं। ये क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पुस्तक अ लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो अ लाइफ मिस स्पेंट पुस्तक जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तक है। अ लाइफ मिस स्पेंट पुस्तक किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का पराकिरण यानी कि बिखराव आसमान के नीले दिखने का मुख्य कारण है। प्रकाश का पराकिरण यानी कि बिखराव। अगला क्वेश्चन है कि रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन होगा किस खेल से जुड़े थे? रमन सुब्बा राव ये क्रिकेटर थे दोस्तों, क्रिकेट खेल से संबंधित थे रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो अगर आपने ऑप्शन ए लगाया था तो आपका राइट आंसर था। एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया होता है। एनएचआरसी का फुल फॉर्म नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था दोस्तों। 1985 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। और 1975 को दोस्तों 1976 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। तो गुणात्मक विधियां होती हैं, क्वालिटेटिव विधियां होती हैं जो सहायता प्रदान करती हैं। BRI का पूर्ण रूप क्या है? BRI का फुल फॉर्म पूछा गया था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होता है BRI का फुल फॉर्म, जो कि चाइना की एक संस्था है जो अलग अलग देशों को लोन प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डैश विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करते हैं जिसके लिए वे काम करते हैं। तो उन्हें स्पेयर फिशिंग है दोस्तों, स्पेयर फिशिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ऑप्शन बी अगर आपने इस क्वेश्चन में लगाया था तो आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? जुलाई 2000 में पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई थी, जुलाई 2000 में। वर्ष डैश में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो 2006 में प्रतिस्थापित किया गया दोस्तों। 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में प्रतिस्थापित कर दिया गया।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो रस कुक हैं दोस्तों। रस कुक पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो भारत के अलावा कौन सा देश बासमती किस्मों की खेती करता है? पाकिस्तान करता है दोस्तों। पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने। नेक्स्ट है कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो वारली चित्रकला कहाँ की चित्रकला है? महाराष्ट्र राज्य की चित्रकला है वारली चित्रकला। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है? चिकनकारी दोस्तों एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण ये महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण है। आपने देखा है दोस्तों कि प्रदूषण जो है लगातार बढ़ रहा है पृथ्वी पर, और ऐसे में क्या है जो समुद्री जल है वो CO2 को अवशोषित कर रहे हैं, जो कि महासागरीय अम्लीकरण का सबसे प्राथमिक कारण माना जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर था। अगर आपने ऑप्शन ए लगाया था तो आपका राइट आंसर था। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एग्जाम सोच चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि और भी जितने भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हों उनके एनालिसिस को आप आसानी से देख सकें और आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिल सकें। और दोस्तों इस पेपर को मैं अपने एग्जाम सोच यूट्यूब चैनल पर, एग्जाम सोच टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जहां से आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं और रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हैं और उन्हें कर सकते हैं। और इससे आपको एक हिंट मिल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है आपके अपने अगले आने वाले सब्जेक्ट के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।